तक की धमकियां थी वो तो अब असल में होती हुई दिख रही हैं। रूस रह रहकर यूक्रेन को उसके किए का सबक सिखा रहा है, यानी कि अभी जो पिछले दिनों यूक्रेन ने सबसे बड़ी तबाही रूस में मचाई है, यानी कि जो अब तक का सबसे बड़ा हमला किया उसका जवाब देना शुरू कर दिया है। ब्रिगेडियर दत्ता, अगर 400 से ज्यादा ड्रोन से एक साथ ये हमला किया गया है, वो भी अलग अलग शहरों में धमाकों की खबर है, इसे क्या समझे? बड़ी तबाही का एक तरीके से क्या कहीं काउंटडाउन शुरू हो गया है? यूक्रेन अब भयंकर तबाही झेलेगा? यूक्रेन तो अगर आप देखें पिछले 3 साल से बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गया है। मैं वहां गया था एक डेलीगेशन में, जब खार्किव में कुछ टैंक्स वगैरह खरीदे जाने थे, तो इतना मारूफ, इतना बढ़िया, इतना कल्चरली एडवांस कंट्री था यूक्रेन, लेकिन आप देखें अभी खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो रूस यकीनन यूक्रेन को तबाह करने की कोशिश करेगा, और खासकर उसके जो टारगेट्स पे होंगे जहां से इस तरह की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रही है, जैसा मैंने कहा कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, लीडरशिप को वो टारगेट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि आप ये देखिए, इसमें जो जनरल मैलीव हैं उन्होंने ये प्लान किया था ऑपरेशन स्पाइडरवेयर, और वो बड़े फख्र के साथ कह रहे हैं, और यूक्रेन के लिए बड़े फख्र की बात है कि किस तरह से रशिया को उन्होंने स्ट्राइक किया है। तो यकीनन ना देखिए, पुतिन साहब खुद एक बेहतरीन सोल्जर रहे हैं, कमांडो रहे हैं, तो वो उनके गले से ये चीज उतरने वाली नहीं है आसानी से। तो वो खासकर अब ऐसे टारगेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और रिटेलिएट करेंगे जहां यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान हो, उनका जो वॉर वेजिंग पोटेंशियल है वो खत्म हो, उनका जो लॉजिस्टिक स्टेमिना है वो कमजोर हो, उनके जो सामरिक संसाधन आ रहे हैं जहां से वो कमजोर हों। तो ये उनका एम रहेगा। आप बता रहे हैं कि ये नुकसान बहुत बड़ा होगा। यूक्रेन जो कि पिछले 3 साल से ज्यादा से तबाही झेल रहा है, लेकिन अब एक साथ 400 ड्रोन से हमला और जिस तरीके से ऑपरेशनिक मिसाइल या फिर परमाणु हमले की धमकी है, इसमें अगला टारगेट सीधे ज़ेलेंस्की होंगे। ब्रिगेडियर जामवाल, अगर नेटो देश लगातार जो अब तक का सपोर्ट चलता रहा है, जिससे यूक्रेन इस युद्ध में टिका हुआ है, आगे भी अगर सपोर्ट करेंगे तो यूक्रेन तो टिका रहेगा। क्या व्लादिमीर पुतिन इस बात को समझ गए हैं कि चोट अब कहां करनी चाहिए अगर युद्ध का अंत करना है? तो देखिए, मैं वही आपको बता रहा था कि जब उन्होंने बोला है कि वो टारगेट का चुनाव कर रहे हैं, अगर टारगेट खाली यूक्रेन होगा तो टारगेट का चुनाव उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। जैसे ब्रिगेडियर दत्ता ने बताया कि मैंने उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स और ये जितनी फोर्स कंसंट्रेशंस हैं और मतलब बाकी लॉजिस्टिक डंप्स हैं, वो सारे तकरीबन इनको पता है, एंड टारगेट प्रोफाइलिंग बड़ी आसानी से हो जाती थी। बट वो भी अभी सोच रहे होंगे कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज को हिट करना है तो वीक स्पॉट कहाँ है, किसको हिट करने से एक तो पूरी दुनिया में सही मैसेज जाएगा। अब हो सकता है वो सीधा जर्मनी को हिट करे, मतलब बीच के पोलैंड वगैरह को छोड़ के सीधा जर्मनी को हिट करे, या जो बिल्कुल बॉर्डर की कंट्रीज हैं उनको हिट करें करके। तो ये डिसीजन मेकिंग अभी उनके यहाँ चल रही होगी कि किसको हिट करना है। अगर यूक्रेन के बाहर हमने टारगेट हिट करने हैं, ये दिमाग में चल रहा है। पर जो यूक्रेन ने किया वो एक एक्चुअली काफी बड़ा एक लेसन है इंटेलिजेंस और फोर्स सिनर्जाइजेशन के बीच में। आई थिंक उन्होंने एक नया आयाम पैदा किया है, और जिसमें अभी मतलब स्टडी होता रहेगा कि बिकॉज अभी तक क्या था कि जैसे हमारे लिए है कि इंटेलिजेंस और फोर्स जिसको हम डिफेंस फोर्सेस बोल ले या दूसरी फोर्सेस बोल ले, ये थोड़े से कंपार्टमेंटलाइज काम करते हैं। इस ऑपरेशन में एक होके काम किया है बिकॉज ये इसमें इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट ज्यादा था, फोर्स का एस्पेक्ट कम था। आई थिंक जो हम मतलब हमारे देश को भी इससे सबक लेनी चाहिए, और एक ग्रेटर इंटीग्रेशन इंटेलिजेंस और फोर्स सेटअप के बीच में हम लोगों को भी कर लेनी चाहिए, ताकि ना सिर्फ हमारे पास भी हम ऐसे कार्रवाई कर सके, इनसे बचा भी जा सके। बिकॉज अभी इन सारे कॉन्फ्लिक्ट में इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा महत्व समझ आ रहा है कि फोर्स टारगेटिंग हो जाती है, पर कहाँ टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है, टारगेट के बाद कितना